नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पढ़ो अब पर। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तक। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और बाकी सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, उनका काम क्या होता है, और लास्ट में पीवाईक्यू आज कंप्लीट करेंगे इस दूसरे वीडियो में, जो पहले पार्ट का ही कॉन्टिन्यूएशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा पहला टॉपिक है आज का, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी सेल की सबसे आउटर लेयर होती है। इतना हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। अगर वो प्लांट सेल नहीं है तो मतलब अगर एनिमल सेल है तो सबसे बाहर वाली लेयर को हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बात समझ में आ रहा है? तो इस मेम्ब्रेन की सबसे खास बात ये होती है कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। मतलब सारी चीज़ें जो इस सेल के अंदर आ रही हैं उनको ये अलाउ नहीं करेगा सेल के अंदर या बाहर जाने के लिए। ये सिर्फ उनको अलाउ करेगा जिनका कंसंट्रेशन या फिर केमिकल नेचर इसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो किससे बना होता है और ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे कंपोज्ड होता है, तो फॉस्फोलिपिड से, और इसमें कुछ प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं। आप यहाँ पे इसका डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे ये चैनल प्रोटीन्स हैं और ये पूरी के पूरी फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर्स है, मतलब उसमें फॉस्फोरस भी है और लिपिड भी है। बात समझ में आ रहा है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं कि ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, मतलब ये पूरी तरह से पारगम्य नहीं है, अर्ध पारगम्य झिल्ली के रूप में ये काम करता है। बात समझ में आ रही? ठीक है, अगली साइड की तरफ बढ़ते हैं। अगली साइड में हमारा टॉपिक है सेल वॉल। क्या है? सेल वॉल। इसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, कोशिका भित्ति। सेल मतलब कोशिका और वॉल मतलब भित्ति। ठीक है, हिंदी में हम क्या बोलते हैं इसको, सेल वॉल को कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति की सबसे खास बात होती है कि ये एनिमल सेल में नहीं मिलती है, मतलब ये जंतु या फिर जो भी प्राणी की कोशिका आप बोल सकते हैं, तो जंतु कोशिकाओं में ये एब्सेंट होती है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट या फंगस में ये मिलती है। बात समझ में आ रहा है? तो सेल वॉल किस क्या होता है, प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर वाली लेयर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बचा के रखती है। इसका नेचर कैसा होता है, ये रिजिड होती है और स्ट्रॉन्ग होती है। अब आप अपने समझो, ये घर की कोई दीवार है तो दीवार मजबूत ही तो होनी चाहिए ना, तभी तो वॉल नाम रखा गया इसका। तो सेल वॉल जो होती है वो बाहरी संरचना है किसी भी कोशिका की जो मजबूत है और कठोर है। बात समझ में आ रहा है? अब जो भी सेल, अगर कभी ये आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ, एक मिनट। अभी हम यहाँ पे एक सेल बना रहे हैं, बस आप मान लीजिए कि ये एक सेल है। ठीक है, मतलब एक कोशिका है। कोशिका के सबसे बाहर वाली लेयर ये हो गई, इसके अंदर वाली लेयर ये हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर एक नाम का जिक्र है जिसका नाम है ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है आप ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ा होगा डिफ्यूज़न। ठीक है, डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है, अगर एक जगह पे मान लेते हैं कि ये प्लेस ए है और ये प्लेस बी है। ठीक है, अगर प्लेस ए पे किसी भी चीज़ का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो वहाँ से वो चीज़ उठ के जहाँ पे कंसंट्रेशन कम है वहाँ की ओर जाना चाहेगी। इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न। मगर जब यही प्रोसेस किसी मेम्ब्रेन के आर पार होने लगे तब हम उसे क्या बोल देते हैं, ऑस्मोसिस। तो हम उसे क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। यहाँ तक बात क्लियर है? डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में अंतर समझ में आ रहा है? डिफ्यूज़न में सिर्फ इतना ज़रूरी होता है कि कोई भी पार्टिकल होगा या गैसेस होंगी वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती हैं। हायर कंसंट्रेशन का इतना सा मतलब है जहाँ पे उसकी मात्रा ज़्यादा है, जहाँ पर ज़्यादा मात्रा है वहाँ से वो कम मात्रा की ओर बढ़ती हैं। इसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न। हिंदी में हम इसको डिफ्यूज़न को क्या कहते हैं, विसरण। ठीक है, और ऑस्मोसिस क्या कहते हैं, परासरण। तो हिंदी मध्यम वाले बच्चे भी ध्यान देंगे कि डिफ्यूज़न मतलब विसरण होता है, जहाँ पे अधिक सांद्रता है वहाँ से कम सांद्रता की ओर किसी भी तत्व का आवागमन होता है, उसे हम कहते हैं डिफ्यूज़न। और जब यही आवागमन किसी झिल्ली के आर पार हो तो हम उसे कहते हैं ऑस्मोसिस। बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पर हमने ये जो सेल वॉल बनाया, मान लेते हैं कि ये प्लांट सेल है। ठीक है, प्लांट सेल का ये सेल वॉल है और ये अंदर वाला क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो अगर इसके अंदर से पानी बाहर की तरफ निकल रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि ऑस्मोसिस तो हो ही रहा है। बट इस केस में ये जो प्लाज्मा झिल्ली है
ये अंदर की तरफ ऐसे ऐसे सिकुड़ जाएगी। बात समझ में आ रहा है? मतलब वही यहाँ पे लिखा है, व्हेन अ सेल, लिविंग प्लांट सेल लूजेज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस द कंटेंट श्रिंक एंड पुल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। इस प्रोसेस को आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अब इम्पॉर्टेंट टर्म आने वाला है। इस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं? प्लाज्मोलिसिस। क्या बोल सकते हैं? प्लाज्मोलिसिस। मतलब प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मो मतलब प्लाज्मा और लिसिस मतलब एक तरीके से टूटना। तो यहाँ पे वो टूट नहीं रहा है, मगर ये जो सेल वॉल है आपकी वो अंदर की तरफ इस तरह से श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? प्लाज्मोलिसिस। तो सेल वॉल की बात हम करें, सेल वॉल क्या होता है? किसी भी प्लांट सेल का या फिर फंगस के सेल का सबसे आउटर स्ट्रक्चर होता है जो उसके अंदर के सारे कंपोनेंट्स को बचा के रखता है, प्रोटेक्ट करता है। ये अपने आप में रिजिड होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। अब यहाँ पर हम कुछ बात कर लेते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म और उनके अंदर सेल वॉल कैसे होते हैं। यह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो प्लांट सेल में जो सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है? एक मिनट स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं अपनी, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो प्लांट सेल में आप ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है कि प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी हुई होती है? सेलुलोज और हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और लिग्निन, इतनी चीज़ों से मिलकर बनी होती है। तो जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में सेल वॉल किससे बना है? सेलुलोज से, हेमीसेलुलोज से, पेक्टिन और लिग्निन। मगर जब यही सेल की हम बात करेंगे कि फंगस की सेल है, फंगस का मतलब आप इतना समझ लीजिए मोटा मोटा नॉन ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं। अब नॉन ग्रीन प्लांट्स क्या होता है? आपने कुकुरमुत्ता देखा होगा या फिर जो आप मशरूम खाते हैं वो फंगस होता है। तो फंगस की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर सेल वॉल किससे बनी होती है? काइटिन से। किससे बनी होती है? काइटिन से। अगर हम यही सेल वॉल की बात करें बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया में किससे बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन से। अब जरा सोचिए एनिमल सेल में किससे सेल वॉल बनी होगी? सोचते आप, देखो एनिमल सेल में सेल वॉल होती ही नहीं है। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। बात समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस को हम बोल सकते हैं किसी भी सेल का सबसे सेंटर पॉइंट होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ही सेल के ब्रेन की तरह काम करता है, जो सेल के सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है। सेल के अंदर कौन सी प्रोटीन्स बनेंगी, कौन से एंजाइम्स बनेंगे, क्या होगा, उसके सारे फंक्शंस को, उससे ऑर्गेनेल कैसे काम करेंगे, ये सभी चीज़ें न्यूक्लियस से डिसाइड होती है। क्यों होती हैं? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए और आरएनए, या तो फिर आप बोल सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल। इस सेल के सारे एक्टिविटीज़ जैसे कि ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। बात समझ में आ रहा है? आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं न्यूक्लियस का, यहाँ पे न्यूक्लियस लिखा हुआ है। ये सबसे अंदर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। ठीक है, और सब यहाँ पे जो छोटे छोटे पोर्स बने हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। यहाँ पे आप अंदर देख सकते हैं ये इस तरह से कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि क्रोमैटिन है। क्रोमैटिन जेनेटिक मटेरियल ही होता है जो डीएनए से, डीएनए जब कंडेंस होता है तो क्रोमैटिन थ्रेड का फॉर्मेशन करता है। बात समझ में आ रहा है? और हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो यहाँ पे ये क्या है? न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, इसी को हम क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इतनी बात क्लियर है? ठीक, तो हम यहाँ ध्यान दे देंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि सेल के अंदर जो फ्लूइड है उन सारे फ्लूइड के क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के दो हिस्से होते हैं, उनका पहला हिस्सा होता है साइटोप्लाज्म और दूसरा हिस्सा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोप्लाज्म की। ठीक है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म की हम यहाँ बात करेंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? वो फ्लूइड जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, उन सभी फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। बात समझ में आ गया? सो द फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है। इनको बड़ा ध्यान समझिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे आपके, चाहे बोर्ड एग्जाम्स हो चाहे आपके वनडे एग्जाम्स हो, किसी भी एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे प्रो को समझने के ध्यान देखिए कि जो ये वर्ड है ना प्रोकैरियोटिक, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, उसी तरह से ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है। यहाँ पर वर्ड्स का मतलब है, पहला मतलब देखो प्रो और दूसरा कैरियोटिक। ठीक है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, मतलब पुराने टाइप का। जैसे पुराने ज़माने के लोग होते हैं तब उनको बोलते हैं बहुत पुराने बने फिर रहे हैं या बुजुर्ग हैं। तो उसी तरह से हम बायोलॉजी में क्या बोलते हैं उसको, एक तरीके से बोल सकते हैं, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया टर्म है प्रो। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। और जो जिसका दूसरा पार्ट है उसको बोलते हैं कैरियन। कैरियन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस या फिर सेंटर। ठीक है,
तो प्रोकैरियोटिक का मतलब हो गया ऐसी कोई भी सेल जिसका न्यूक्लियस पुराने टाइप का है। पुराने टाइप से मतलब क्या है हमारे यहाँ पे कि उन सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उनके अंदर नहीं होगा। तो क्या उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा? ऐसा नहीं, जेनेटिक मटेरियल होता है मगर उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मान लेते हैं कोई प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इनके अंदर अगर न्यूक्लियस होता तो इस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता, मगर इनके अंदर न्यूक्लियस इस तरह से ना होके इनके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो बस इनके जेनेटिक मटेरियल ऐसे स्कैटर्ड रहते हैं ऐसे, और यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो इनको बाउंड किए होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर न्यूक्लियस तो बना नहीं, मगर न्यूक्लियस से स्ट्रक्चर है, मतलब न्यूक्लियस नहीं है। तो जब कोई चीज़ नहीं होती है तो हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉइड। क्या बोलते हैं? वॉइड। जब खाली चीज़ हम बोलते हैं वॉइड है वहाँ पे, मगर यहाँ पे न्यूक्लियस की बात हो रही है, तो न्यूक्लियस और वॉइड को जोड़ के हम क्या नया टर्म लिख सकते हैं? न्यूक्लियोइड। ऐसे याद रख लेंगे आप, जहाँ पर न्यूक्लियस होना चाहिए था मगर नहीं है, उसके जब कोई और स्ट्रक्चर है तो उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। तो यही लिखा है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियोइड होता है इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ तक बात क्लियर है? प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? न्यूक्लियोइड इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस। अब ध्यान से देखिए, दो टर्म हो गए आपके पास, एक टर्म क्या है? न्यूक्लियोलस, और दूसरा टर्म क्या है? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर का एक पार्ट होता है, और न्यूक्लियोइड वो हिस्सा होता है प्रोकैरियोटिक सेल का जहाँ पे न्यूक्लियस होना चाहिए था बट नहीं है। आप एक तरीके से ऐसे अपनी भाषा में बोल सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस वाला पोर्शन होता है उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में, वो होता है क्रोमोसोम्स में, ठीक है। किस में होता है? क्रोमोसोम्स में। तो ध्यान से देखेंगे तो जो भी आपके यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम का मतलब इतना समझिए कि क्रोमोसोम डीएनए से कंडेंस होकर बनने वाली चीज़, अभी हमने क्रोमैटिन पढ़ा था ना, क्रोमैटिन थ्रेड अभी देखा था न्यूक्लियस में, उसी से बनता है क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स पेयर्स में मौजूद होते हैं। हमारे ह्यूमंस के अंदर ये 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं? 23 पेयर्स, ठीक है। क्या होते हैं, कैसे होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे जब हम सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे, मगर अभी के लिए ध्यान दीजिए कि 23 पेयर्स होते हैं। मगर जो भी सिंगल सेल्स होते हैं, सॉरी जो भी प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, उन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर सिंगल क्रोमोसोम होता है। वहाँ पे इस तरह से 23 या 24, 20, 25 नहीं है, वहाँ पे सिर्फ एक क्रोमोसोम है। तो अब अगर आपसे कभी एग्जाम में डिफरेंस पूछे कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं और यूकैरियोटिक के अंदर एक ही होते हैं, तो वो ऑप्शन रॉन्ग होगा, ध्यान दीजिएगा। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए रिबाउंड करते हैं कि एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या होता है। प्रोकैरियोटिक के अंदर जो भी न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है, मगर यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड होता है, मगर यूकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब यूकैरियोटिक को तोड़ते हैं तो यू का मतलब क्या लिखा है यहाँ पे? ट्रू, मतलब सही में वहाँ पर ठीक ठाक न्यूक्लियस मौजूद है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे लास्ट में क्या डिफरेंस हो जाएगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, कि प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम होता है और यूकैरियोटिक सेल्स में एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर आप देख लीजिए, इमेज से समझिए ये क्या है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है और ये एक यूकैरियोटिक सेल है। इसके अंदर जो भी इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये देखिए न्यूक्लियोइड वाला पोर्शन है, मगर ये यूकैरियोटिक सेल में ये प्रॉपर न्यूक्लियस बना हुआ है जहाँ पे इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमें साफ साफ दिख रही है, और इसके अंदर इसके सारे जेनेटिक मटेरियल कंडेंस्ड फॉर्म में पड़े हुए हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक क्या है? साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म को ऐसे समझ लो, मैंने पीछे भी आपको बता ही दिया है कि ये आपकी अगर एक न्यूक्लियर सेल मेम्ब्रेन है या फिर सेल वॉल है, ठीक है। इस यहाँ पे न्यूक्लियस है तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। इन दोनों को बीच में जितनी भी फ्लूइड्स होंगी उन सभी को हम क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। बात समझ में आ रहा है? इन सभी के बीच में जो भी फ्लूइड होगा उसे हम क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है, आप उसको ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है कि जो भी प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म मतलब सेल के अंदर की सारी फ्लूइड को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, पहला उसमें से होता है साइटोप्लाज्म और दूसरा होता है न्यूक्लियर प्लाज्म। तो हमारे यहाँ वाला जो भी पोर्शन है, यहाँ पर जो भी लिक्विड मौजूद होगा इसे हम क्या बोल देंगे? साइटोप्लाज्म। क्या बोल सकते हैं इसे?
साइटोप्लाज्म। मगर इस न्यूक्लियस के अंदर जो भी मौजूद होगा लिक्विड, उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप ऐसे आते हैं, साइटो मतलब सेल, प्लाज्म मतलब किसी फ्लूइड की बात हो रही है। ठीक है, प्रोटो मतलब लिविंग और प्लाज्म मतलब सेल की बात हो रही है, तो सेल के अंदर का जितना भी लिविंग मटेरियल है फ्लूइड फॉर्म में, वो सबको सब प्रोटोप्लाज्म है। और साइटोप्लाज्म में वो सभी चीज़ें क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर के फ्लूइड्स को हम क्या बोल सकते हैं, साइटोप्लाज्म। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है सेल ऑर्गेनल्स। यहाँ से अब आपको याद करने वाली चीज़ें शुरू होती हैं कि सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में हमारे हाथ पैर होते हैं, हमारे ऑर्गन्स होते हैं, लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, ये सब होते हैं, ये सब मिल के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो हमारी बॉडी सही से परफॉर्म करती है। उसी तरह से जो ऑर्गन सेल्स के होते हैं, बट हम उनको ऑर्गन तो कह नहीं सकते क्योंकि हम बड़ी और चीज़ों को ऑर्गन कह रहे हैं, तो हम इनको छोटा नाम देते हैं, नाम बड़ा है बट मतलब छोटा है, तो हम इसको बोल देते हैं सेल ऑर्गन्स। मतलब जो सेल के ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर है, जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक टाइप के, उसे हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। यहाँ पे देख लीजिए आप, ढेर सारे सेल ऑर्गेनल्स है। माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रोसोम है, लाइसोसोम है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका भाई आपको यहाँ मिल जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बात समझ में आ रही है, यहाँ पे गोल्जी अपैरेटस है। तो ढेर सारे न्यूक्लियर में वो सेल ऑर्गेनल्स आपको यहाँ पे पढ़ने होंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सेल ऑर्गेनल हमारा कौन सा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, अंतर्द्रव्यी जालिका। ठीक है, अंतर्द्रव्यी जालिका मतलब नाम से क्लियर है, कुछ जाली जैसी संरचना है यहाँ पे, उसे हम क्या बोल रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, आर का आर उठा लो, ई का ई उठा लो। ठीक है, तो ई आर शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं इसको, ई आर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, लार्ज नेटवर्क होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स होती है, इसमें शीट्स होती हैं, जहाँ पे यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली क्या बात है कि यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा ही होता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा ही होता है। आप इस लाइन को इग्नोर करिएगा, ये लाइन गलती से यहाँ पे आ गई। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप क्या होते हैं। यहाँ पे टाइप मिसिंग है, मैं आपको टाइप यहाँ समझा देता हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है। कितने तरह का, दो तरह का। पहले को हम बोलते हैं रफ और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, स्मूथ। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम शॉर्ट में हो जाता है RER और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम क्या होगा, SER। ठीक है, तो RER का काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना। ठीक है, और SER का क्या काम होता है, लिपिड या फैट बनाना। आपको इतनी बातें ध्यान रखनी। ठीक है, RER का काम क्या है, प्रोटीन बनाना। SER का क्या काम है, लिपिड बनाना। प्रोटीन और लिपिड याद कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम इसको रफ क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा है, यहाँ पर जो इस तरह से स्ट्रक्चर्स बने हैं इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, इसके ऊपर छोटे छोटे डॉट स्ट्रक्चर्स कुछ दिख रहा है आपको इस तरह से। इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोला गया है, राइबोसोम। क्या बोला गया, राइबोसोम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आमतौर पे तो जैसे होते हैं, बट इसके ऊपर जो रफ वाला होता है उसके ऊपर राइबोसोम्स आके लगे होते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम्स आके लगे होते हैं और इन्हीं राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। किसकी सिंथेसिस करते हैं राइबोसोम्स, प्रोटीन की। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो राइबोसोम्स किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। और इसका अपोजिट क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो इसी का पार्ट है, मगर वहाँ पर राइबोसोम्स नहीं हो, तो वो सिर्फ किसका प्रोडक्शन करेगा, लिपिड का। और राइबोसोम किसका करेगा, प्रोटीन का। और राइबोसोम किसके ऊपर है, RER के ऊपर। तो हम कुल मिला के बोल सकते हैं कि RER प्रोटीन सिंथेसिस करता है और SER लिपिड सिंथेसिस करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब उससे जुड़ा हुआ क्या होता है, अगला हमारा ऑर्गेनल होता है गोल्जी अपैरेटस। किससे जुड़ा हुआ, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच जो ऑर्गेनल होता है उसे हम बोलते हैं गोल्जी अपैरेटस। तो ये आप देख सकते हैं इसका इमेज। ठीक है, गोल्जी अपैरेटस की डिस्कवरी किसने की थी, सबसे पहले डिस्क्राइब किसने किया था, कैमिलो गोल्जी ने। किसने किया था, कैमिलो गोल्जी। नाम याद रखना, इन्हीं के नाम से क्या रखा गया, इसका नाम गोल्जी अपैरेटस। कहीं कहीं इसी को हम क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी। ठीक है, तो याद रखना दोनों चीज़ें सही हैं। ठीक है,
यहाँ पर इसके जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स है ना इस तरह से, इन्हें हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सिस्टर्नी किससे अटैच्ड है या सिस्टर्नी किससे संबंधित है। ठीक है, तो सिस्टर्नी जहाँ भी आ जाए आपको आंख बंद करके क्या याद रखना है, गोल्जी जी आएंगे। ठीक है, जहाँ पे 2 जी आ गए वहाँ पे सिस्टर्नी जी आ जाएंगे, ऐसे याद करो, सिस्टर जी और गोल्जी। ठीक है तो जहाँ पे सिस्टर्नी होगा वहाँ पे गोल्जी अपैरेटस, मतलब गोल्जी अपैरेटस के पार्ट्स होते हैं, इनके मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। यहाँ पे बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मान लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, इससे अटैच्ड ये होते हैं सिस्टर्नी। तो यहाँ पे ईआर हो गया, ईआर से अटैच क्या है, गोल्जी अपैरेटस या फिर गोल्जी बॉडी। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनका फंक्शन क्या होता है। तो गोल्जी अपैरेटस का फंक्शन होता है स्टोरेज का, मॉडिफिकेशन का और पैकेजिंग का। स्टोरेज, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग किसका, जो भी वेसिकल्स में आएगा यहाँ से, ये मतलब ईआर में प्रोटीन और लिपिड बन गए, वहाँ से ईआर से ये कहाँ गया, गोल्जी बॉडी में। इनका काम है उसको स्टोर करो, मॉडिफाई करो और उसको ऐसे पैक करके आगे भेजो। ठीक है, चलो। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि गोल्जी अपैरेटस कॉम्प्लेक्स शुगर्स बनाते हैं सिंपल शुगर से, जो सबसे कम जैसे ग्लूकोज है उससे ये कॉम्प्लेक्स शुगर बनाते हैं। बात समझ में आ रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो गोल्जी अपैरेटस के बारे में है कि ये इन्वॉल्व होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, आप इसको याद रखिएगा, हम आगे देखने वाले हैं इसको। ठीक है, देखो आगे लाइसोसोम, इनके बारे में आपको याद रखना है कि सुसाइडल बैग होते हैं सेल के। क्या होते हैं, सुसाइडल बैग। जैसे आपने कई मूवीज़ में देखा होगा कि सुसाइड करना होता है तो ऐसे जहर खा लेता है हाथ से उठा के, ऐसे सेल तो जहर खा नहीं सकता, तो सेल के पास दूसरा तरीका है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लाइसोसोम। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। बात समझ में आ रहा है। देखिए, किसी भी चीज़ को सुसाइडल कब बोलते हैं, जब उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हो जो हमारे सेल को डिस्ट्रॉय कर रही हो। ठीक है, हमारे सेल को डिस्ट्रॉय कर रही हो, तो डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या ज़रूरत होती है, एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। तो लाइसोसोम्स के अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि मेम्ब्रेन में बाउंडेड है इसके। ठीक है, और ये एंजाइम इनको बना के कौन दिया था, गोल्जी अपैरेटस। ये नहीं, गोल्जी अपैरेटस काम सिर्फ पैकेजिंग होता है, बट यहाँ पर इनको जो ये एंजाइम्स बना के दिया वो दिया था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। तो आप याद रखिएगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लाइसोसोम को एंजाइम मिलता है। बात समझ में आ रहा है। अब इसके अंदर एंजाइम्स हैं जो किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट कर सकते हैं, स्पेशली सेल के अगर कोई ऑर्गेनल्स हैं, कोई बायोमोलिक्यूल्स है तो ये उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक, तो लाइसोसोम्स किस तरह काम करते हैं, एक वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम की तरह काम करता है सेल के। मतलब ये कोई सेल है, इसके अंदर अगर कुछ ये कूड़ा कबाड़ आ गया है जो इसके काम का नहीं है सेल के, तो लाइसोसोम जाएगा अपने एंजाइम से इनको डाइजेस्ट कर जाएगा। ठीक है, ये तो इसका काम होता है नॉर्मल टाइम से। मगर क्या हो कि इस सेल को चोट लग जाए, इस सेल को ऐसे चोट लग जाए, तो ये जो लाइसोसोम है इसकी दीवार ये बस्ट हो जाएगी और इसके सारे एंजाइम सेल के अंदर फैल जाएंगे और सेल खुद ही डेड हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो ध्यान से देखिएगा, आपके एग्जाम में क्या पूछ सकता है कि सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसे बोलते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में और क्या इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो इसको कहाँ से मिलते हैं, आर से मिलते हैं। बात समझ में। जब सेल डैमेज होता है तो इस सेल को खुद ही डाइजेस्ट कर जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग ऑफ द सेल। बात समझ में आ गया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब है माइटोकॉन्ड्रिया। पीछे हमने क्या पढ़ा राइबोसोम के बारे में, सॉरी लाइसोसोम के बारे में, कि वो क्या था, सुसाइड बैग था। बात समझ में आ रहा है। सुसाइड बैग का मुँह कौन होता है, लाइसोसोम, ऐसे याद करो। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या होते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस कहाँ होता है, पावर हाउस रिलेटेड होता है इलेक्ट्रिसिटी से, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, एनर्जी होती है। तो जैसे ही एनर्जी काम आती है हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म पे, वैसे सेल के अंदर जो एनर्जी चाहिए होती है वो उनको एटीपी के फॉर्म में चाहिए होती है। किसके फॉर्म में, एटीपी। तो आप जान लीजिएगा कि सेल के अंदर जो रिस्पायरेशन होता है उसका प्रोडक्ट क्या होता है, एटीपी। क्या प्रोडक्ट होता है उसका, एटीपी। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछ सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है फुल फॉर्म इसका,
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब एक एडिनोसिन का मॉलिक्यूल है और उसके साथ 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं। बात समझ में आ रहा है? एक एडिनोसिन और 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब देखिए ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, आप यहाँ याद करिए, आपने पिछले स्लाइड में क्या पढ़ा था, एक स्ट्रक्चर आया था आपके पास जो उसका नाम था गोल्जी अपैरेटस, और उसके अंदर आपको ऐसी मुड़ी हुई संरचना दिख रही थी, उसका नाम आपने क्या रखा था? आइए दिखाते हैं आपको फिर से। ये देखो, ध्यान से देखो इसको, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सिस्टर्नी। क्या लिखा है? सिस्टर्नी, ठीक है। और यही सेम चीज़ हम जब आएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, तो इसके जैसे स्ट्रक्चर को यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? क्रिस्टी। क्या बोल रहे हैं? क्रिस्टी, ठीक है। तो एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है कि फोल्डेड स्ट्रक्चर को माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, बोलते हैं, ठीक है। मगर गोल्जी अपैरेटस रहेगा तो क्या बोलेंगे हम? सिस्टर्नी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिस्टर जी कहाँ थी? गोल्जी में, ठीक है। क्रिस्टी कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। बात समझ में आ गया? ठीक है, याद रखिएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन का पोरस होता है, अंदर की तरफ इस तरह से फोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। ये फोल्डेड स्ट्रक्चर से फ़ायदा क्या होता है कि जब रेस्पिरेशन होता है तो इनको ज़्यादा सरफेस प्रोवाइड होती है एंजाइम्स को काम करने के लिए, और यहीं पर प्रोडक्शन होता है एटीपी का। एटीपी के बारे में सबसे खास बात क्या है कि इनको हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं एटीपी को? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। मतलब एटीपी को जो भी एनर्जी चाहिए होती है, सेल को जो भी एनर्जी चाहिए होती है, वो एटीपी के फॉर्म में मिलती है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया? तो अब चलो फिर से जल्दी से रिवाइज करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि हमने क्या क्या पढ़ा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, वॉट्स, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। दूसरा हम और क्या याद कर सकते हैं इसके बारे में कि इसके जो मेम्ब्रेन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टे। क्या बोलते हैं? क्रिस्टे। यहाँ पर क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि सेलुलर रेस्पिरेशन की साइट क्या होती है, तो हम क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। तो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में बनता क्या है? एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है? उसे हम बोलते हैं एटीपी। क्या बोलते हैं? एटीपी। एटीपी को और क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इतनी सारी बातें क्लियर हो, ठीक है। अब कुछ चीज़ें और बहुत इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो आप सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे यहाँ पे कि इनके पास अपना अलग से डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स होता है जो इनको खुद के प्रोटीन बनाने के लिए कैपेबल बनाता है। बात समझ में आ गया? देखिए इनका डिवीज़न कैसे होता है, तो फिजन के थ्रू होता है। इनका डिवीज़न कैसे होता है? फिजन। मतलब एक माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड हो गया, 2 माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, तो इनका फिजन हो गया, ठीक। याद करने वाली बात क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, इसके अंदर क्रिस्टी होता है, इसमें एटीपी बनती है, और साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपनी डीएनए होती है, आरएनए होती है और राइबोसोम्स होता है, ठीक है। आगे देखो, अब आ गया प्लास्टिड। क्या आ गया? प्लास्टिड। अभी तक हमने जो पढ़ा था वहाँ पे सिर्फ सेल वॉल ऐसा था जो सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद था, ठीक है। यहाँ पर दूसरा आ गया जो सिर्फ प्लांट सेल में है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स सिर्फ किस में होते हैं? प्लांट सेल में होते हैं और एनिमल सेल में नहीं होते हैं। बात समझ में आया? तो प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स बट दे आर एब्सेंट इन द एनिमल सेल्स, ठीक है। प्लास्टिड मेनली 3 टाइप के होते हैं, पहले को हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, दूसरे क्रोमोप्लास्ट और तीसरे को ल्यूकोप्लास्ट। इनके नाम पे चाहिए। क्लोरो का मतलब हो गया हमारा ग्रीन से, किससे? ग्रीन से, ठीक है। क्रोमो का मतलब होता है, जैसे आप गूगल क्रोम देखते हैं ना, तो उस पर ऐसे लोगो बना होता है, उसमें 3-4 कलर्स होते हैं, तो क्रोमो का मतलब होता है कलरफुल, मतलब ग्रीन के अलावा कोई भी कलर होगा तो हम उसको क्रोमोप्लास्ट बोलेंगे, ठीक है। और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है। बात समझ में आ गया? तो पिगमेंट्स के बेसिस पे प्लास्टिड्स को हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या मौजूद होता है? क्लोरोफिल या कैरोटीनॉइड दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक।
क्लोरोप्लास्ट का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करना। आपने पढ़ा होगा बचपन में कि प्लांट्स जो हरे होते हैं सिर्फ वही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल में ऐसा क्या होता है? तो हम बोलेंगे कि क्लोरोफिल कहाँ होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। वो पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का, जिसकी वजह से क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस कर पाता है। तो आपसे पूछे कि फोटोसिंथेसिस साइट क्या होती है, तो हम क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट। अगर क्लोरोप्लास्ट की जगह ऑप्शन में प्लास्टिड है सिर्फ, तो हम प्लास्टिड को सही आंसर मार्क करके आएंगे। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट में तो हमारा क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स हो गए, मगर जब हम क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं तो क्रोमोप्लास्ट में क्या आता है? कैरोटीन और ज़ैंथोफिल्स ये हो सकते हैं। ये प्लांट को येलो, रेड, ऑरेंज इस तरह के कलर्स देते हैं। बात समझ में आ गया? प्लांट को कैसे कलर देते हैं? येलो, रेड और ऑरेंज। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले स्लाइड की तरफ। ल्यूकोप्लास्ट की बात करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट के और क्या क्या डिविजन्स होते हैं, ठीक है। तो जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस। तो कलरलेस है तो कुछ और तो काम होना चाहिए इनका, तो इनका मेन काम होता है जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको स्टोर करना, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि ल्यूकोप्लास्ट का क्या होता है? स्टोरेज का। किसका स्टोरेज? न्यूट्रिएंट जो प्लांट्स बना रहे हैं उन न्यूट्रिएंट्स का ये स्टोरेज करते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट के भी टाइप्स की बात कर सकते हैं हम, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो आप क्या याद रखेंगे? दो तरह के होते हैं ये मेनली, ठीक है। एक को आप क्या बोल सकते हैं? तीन तरह का मान लो। एक को बोल दो एमाइलोप्लास्ट, एक को बोल दो इलाइयोप्लास्ट, और एक तीसरे को हम बोल सकते हैं एल्यूरोप्लास्ट। इतना डीप में आमतौर पर पूछता नहीं, बट आप नाम याद रखिए कि किससे रिलेटेड है ल्यूकोप्लास्ट से। एमाइलोप्लास्ट, इलाइयोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। किस बेसिस पे इनका नाम दिया गया है कि क्या ये स्टोर करते हैं, ठीक है। तो एमाइलोप्लास्ट जो होता है ये किसको स्टोर करता है? कार्बोहाइड्रेट्स को। किसको स्टोर करता है? कार्बोहाइड्रेट्स को। जो इलाइयोप्लास्ट होते हैं ये स्टोर करते हैं ऑयल्स और फैट्स को। ऑयल्स एंड फैट। ध्यान से सुनिए, ल्यूकोप्लास्ट का मेन काम क्या है? स्टोरेज का। इसके तीन टाइप्स हैं, एमाइलो, इलाइयो, एल्यूरो। एमाइलो का काम है कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करना, इलाइयो का काम है ऑयल्स और फैट को स्टोर करना, और एल्यूरो का काम क्या है? प्रोटीन को स्टोर करना। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टोरेज के बेस पर ही ल्यूकोप्लास्ट का हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं या क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, और तीन टाइप्स में बांट रहे हैं। तीन टाइप्स पे, एमाइलोप्लास्ट, इलाइयोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। ये सभी चीज़ें आपको स्लाइड में लिखी हुई दिख रही होंगी। एमाइलोप्लास्ट जो स्टोर करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, जैसे पोटैटोज में स्टार्च होता है। इलाइयोप्लास्ट ऑयल और फैट को, और एल्यूरोप्लास्ट इसको स्टोर करते हैं प्रोटीन्स को, ठीक है। प्लास्टिड्स के अंदर बहुत सारे मेम्ब्रेनस लेयर्स होते हैं स्टोमा में उनके, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। अब यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ की बात आती है कि क्या प्लास्टिड किसी और से सिमिलर है। तो जैसे हमने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का डीएनए था, आरएनए था और राइबोसोम था, सेम तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही प्लास्टिड में भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। बात समझ में आ रहा है? तो अपना डीएनए और राइबोसोम किस में मिलता है? किन दो सेल ऑर्गेनेल्स में? तो माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लास्टिड में। बात समझ में आ गया? ठीक है, आगे देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है वैक्यूल। ये मान लो सेल है, ठीक है, माफ करिएगा। देखिए ये मान लेते हैं कि एक सेल है, ठीक है। सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इससे अटैच इस तरह से मान लो कि गोल्जी apparatus है। प्लांट सेल में कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो खाली स्पेस होते हैं, मतलब एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? वैक्यूल। मतलब वैक्यूम से रिलेट कर सकते हैं इसको कि जो खाली पोर्शन होता है वो सब क्या बोलते हैं? वैक्यूल, ठीक है। तो मेम्ब्रेन बाउंड है, यहाँ मेम्ब्रेन आपको दिख रही है। मेम्ब्रेन बाउंड जो स्पेस होता है साइटोप्लाज्म में उसे हम क्या कहते हैं? वैक्यूल कहते हैं। अब कोई चीज़ खाली है तो किस चीज़ का स्टोर करेगी? स्टोरेज के काम आ सकती है, ठीक है। तो वैक्यूल वाटर को स्टोर कर सकती है, सैप को, या फिर जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं सेल के उनको। बात समझ में आ रहा है? जो भी यूज़फुल चीज़ें नहीं हैं सेल की उनको
ये वैक्यूल अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। बात समझ में? ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में वैक्यूल के हिसाब से क्या डिफरेंस है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में वैक्यूल्स में क्या डिफरेंस होता है। तो प्लांट सेल में वैक्यूल होगा, बड़ा सा होगा और एक ही होगा आमतौर पे, ठीक है। तो प्लांट सेल का लगभग 90% हिस्सा कवर करता है, मगर एनिमल सेल में यही वैक्यूल छोटे छोटे होंगे और ढेर सारे होंगे। कुल मिला के जो वैक्यूल्स होता है वो एक स्पेसिफिक फीचर है वेल डेवलप्ड वैक्यूल प्लांट सेल का, ठीक है। अब इसके बाद जो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है याद रखने वाली, वो ये है कि वैक्यूल जो होता है ये एक मेम्ब्रेन से मिलकर बना है। ये आप ध्यान से देखिए, ये मेम्ब्रेन है वैक्यूल की, इसे हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप अपने नोट्स में लिख के याद कर लीजिएगा। क्या बोलते हैं इसको, टोनोप्लास्ट, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेनस होता है, तो जो वैक्यूल की कवरिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब आता है राइबोसोम। कुछ याद है राइबोसोम से, कहाँ पढ़ा था इसको हमने, राइबोसोम को हमने पढ़ा था RER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। तो राइबोसोम की डिस्कवरी किसने की थी सबसे पहले, तो एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था जॉर्ज, एक मिनट, इनका नाम क्या था साइंटिस्ट का, जॉर्ज पैलेट। जॉर्ज पैलेट कब किया था इन्होंने, 1953, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बात समझ में आ गया, तो क्या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख के इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। तो देखते हैं जो राइबोसोम्स होते हैं इनमें क्या होता है, आरएनए होते हैं और प्रोटीन होते हैं, बट मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। तो राइबोसोम के दो सब यूनिट होती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक लार्जर यूनिट है और एक स्मॉलर यूनिट है, ठीक है। इसी के हिसाब से राइबोसोम को हम दो टाइप्स में बांटते हैं, ठीक है। पहला टाइप क्या होता है इनका, ATS, और दूसरा होता है 70S, ठीक है। 78 हो गया, सॉरी, 70S है, ठीक है। पहला है ATS और दूसरा है 70S, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आप कंफ्यूज होने वाले हैं थोड़ा सा। जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं, मतलब यूकैरियोटिक सेल के अंदर, वो कैसे होते हैं, ATS। जो प्रोकैरियोटिक के अंदर होते हैं वो कैसे होते हैं, 70S, ठीक है। ये जो ATS वाला राइबोसोम है, ये राइबोसोम के दो सब यूनिट, लार्जर स्मॉल तो सब में होंगे, चाहे वो ATS हो चाहे 70S हो, ठीक है। तो ATS में ये कितने कितने होते हैं, 60 और 40, और यहाँ पर जो 70 वाले होते हैं इसमें कितना होता है, 50 और 30, ठीक है। अब आप यहाँ पे जोड़ने मत लगेगा कि 60 40 तो सर 100 हुआ तो ये 100S होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम मैथ नहीं चल रही, यहाँ पे बस इनका नाम याद रख लीजिए आप कि 60S और 40S तो लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट्स होती हैं ATS राइबोसोम्स की। अब यहाँ पर जो ये S आ रहा है बार बार, इसका मतलब होता है ये इनकी यूनिट है, और यूनिट इनका किसके नाम पर रखा गया है, स्वेडबर्ग। तो हम इनको क्या बोलते हैं, स्वेडबर्ग्स यूनिट होता है, ठीक है। तो राइबोसोम्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, स्वेडबर्ग्स यूनिट, ठीक है। डिस्कवरी किसने की थी, जॉर्ज पैलेट ने। काम क्या होता है, प्रोटीन फॉर्मेशन का काम होता है, और ये दो सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। टाइप भी दो, यूनिट भी दो, ठीक है। दो टाइप में क्या क्या, ATS और 70S। ATS की सब यूनिट क्या है, 60 और 40, 70 का क्या है, 50 और 30, ठीक है। आगे देखो सेल डिवीज़न, यहाँ पे सेल डिवीज़न। आप सोचो, जब कोई ऑर्गेनिज्म पैदा होता है तो वो छोटा सा ऑर्गेनिज्म होता है, धीरे धीरे वो ग्रो करता है। तो उसके ग्रोथ के लिए पहले मान लो कि उसके अंदर 1 लाख सेल थे, बाद में उसको 10 लाख सेल की ज़रूरत पड़ सकती है, 1 करोड़ सेल की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये सभी सेल जब डिवाइड होंगे तभी तो नहीं बनेंगे ना, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल डिवीज़न। तो सेल डिवीज़न वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो सेल पहले था वो नए सेल्स का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे बस समझ में आई, ठीक है। तो जो सेल डिवीज़न होता है ये मेनली दो तरह का होता है। अब शॉर्ट में मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आपको लेक्चर पसंद आएगा आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आगे और भी वीडियोस बना दूंगा अलग से सेल डिवीज़न के लिए या सेल साइकिल के लिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो हम शॉर्ट में समझते हैं कि सेल डिवीज़न दो टाइप का होता है। पहले टाइप को हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस, क्या बोलते हैं, माइटोसिस, और दूसरे को क्या बोलते हैं, मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस। अगर हम थोड़ी इसकी हिंदी पर ध्यान दें तो हमें
हिंदी माध्यम वाले बच्चे और दोनों के लिए ज़्यादा समझ में आ सकता है। माइटोसिस का मतलब होता है समसूत्री विभाजन, ठीक है, और मियोसिस का मतलब क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर एक वर्ड है अर्ध, अर्ध का मतलब होता है आधा। क्या मतलब होता है, आधा। आधा मतलब इंग्लिश में क्या होता है, हाफ, ठीक है। तो माइटोसिस में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पहले रहते हैं, पहले मान लीजिए n क्रोमोसोम है, उतने ही क्रोमोसोम बाद में भी रहते हैं। तो सम मतलब होता है समान या एक जैसे, तो जितने क्रोमोसोम पहले उतने क्रोमोसोम बाद में, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, माइटोसिस। क्या बोल सकते हैं, माइटोसिस। मतलब n इक्वल टू n है तो क्या होगा, माइटोसिस। और अगर पहले वो 2n था, फिर वो उसका हाफ हो जा रहा है, पहले वो 2n था और वो उसका हाफ हो जा रहा है, तो हम इस तरह के सेल डिवीज़न को क्या बोलते हैं, मियोसिस। बात समझ में आ रहा है। तो माइटोसिस और मियोसिस में सबसे बड़ा डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है कि माइटोसिस के अंदर जो 2n है वो 2n ही बनेगा, या अगर n है तो n ही बनेगा, मगर जो मियोसिस है, मियोसिस में 2n से n बन जाता है। ये इनका पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो माइटोसिस किस में होता है, सोमैटिक सेल्स के अंदर होता है। किसके अंदर, सोमैटिक सेल्स के अंदर। मगर सोमैटिक सेल क्या होता है, हमारे बॉडी की सारी सेल्स, हमारे हाथ की सेल्स, पैर की सेल्स, वो सभी सेल जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है डायरेक्टली, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल्स। बात समझ में आ रहा है। तो माइटोसिस किसमें होता है, सोमैटिक सेल डिवीजन में होता है, मगर मियोसिस हमारे गैमीट फॉर्मेशन में काम आता है। गैमेट को हम और क्या बोल सकते हैं, सेक्स सेल्स, ठीक है। तो जहाँ पर रिप्रोडक्शन का काम आता है वहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन होती है, और वहाँ पे क्या होता है, मियोसिस या फिर अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। उसके बाद डायग्राम से एक डिफरेंस होगा, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर एक पेरेंट सेल है माइटोसिस में और इससे 2 डॉटर सेल्स बनी है, मगर मियोसिस में पहले 2 डॉटर बनते हैं, फिर इनसे 2 और सेल्स बनते हैं, तो ओवरऑल 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। तो हम एक डिफरेंस और क्या कह सकते हैं, मियोसिस में 1 सेल से 4 सेल बनता है और माइटोसिस में 1 सेल से 2 सेल बनते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, आप इनका खास ध्यान रखिएगा कि जो n होता है यहाँ पे, इसका मतलब होता है जहाँ पे हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। मतलब अगर पूरे क्रोमोसोम 46 हैं, अगर 23 वहाँ पे आपको दिख रहा है तो उसका मतलब हाफ हो गया n, उसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड। क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड। और अगर ये इसका डबल है तो मतलब इसका डबल को हम क्या बोलेंगे, डिप्लॉइड। ध्यान समझिएगा, अगर पूरे सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो डिप्लॉइड, उसका आधा है तो हैप्लॉइड, ठीक है। आधे को हम क्या बोलते हैं, n से दिखाते हैं, और दूसरा जो पूरा है उसको 2n से। तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि जो माइटोसिस है वहाँ पर या तो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बन रहा है, माइटोसिस में या तो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बन रहा है, या तो डिप्लॉइड से डिप्लॉइड बन रहा है। मगर आप इधर देखिएगा, माइटोसिस में या तो डिप्लॉइड से डिप्लॉइड बन रहा है, या तो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बन रहा है, मगर मियोसिस में ये 2n से n बन रहा है, मतलब डिप्लॉइड पहले था फिर हैप्लॉइड हो गया। बात समझ में आ रहा है। चलिए, हमारा कॉन्सेप्ट वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न होती है या क्वेश्चन होता है, कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिखे, हम ट्राई करेंगे उसको आंसर करने का, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ PYQs। तो पहला ये PYQ देखते हैं हम, विच सेल ऑर्गेनल इन द सेल अदर दैन द न्यूक्लियस कंटेन्स DNA। याद करिए पीछे हमने क्या पढ़ा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और जो प्लास्टिड्स होते हैं, इनके अंदर खुद के क्या होते हैं, DNA होते हैं, अदर दैन व्हाट, जो न्यूक्लियस में होता है। तो सेंट्रियोल गलत आंसर, लाइसोसोम गलत आंसर, गोल्जी अपैरेटस गलत। राइट आंसर क्या होगा हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो राइट आंसर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब चलिए यहीं पे एक चीज़ और बता दीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो इस तरह से स्ट्रक्चर्स बने थे अंदर उसके फोल्डिंग्स, इनका नाम क्या था, ठीक है। इनका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन IAS के प्री में आया था 2020 में। तो आप UPSC एग्जाम अगर आप लोग देते होंगे तो आपको याद होगा कि 2020 में एक क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो किस में ये डिफरेंस पूछ रहा है, प्लांट सेल में और एनिमल सेल्स में। यहाँ प्लांट सेल और एनिमल सेल में। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको जब सेल वॉल पढ़ा रहा था
तो मैंने क्या बोला था कि जो सेल वॉल होता है वो प्लांट में प्रेजेंट होता है और एनिमल में एब्सेंट होता है। बात समझ में आ गया। मगर ठीक है, यहाँ पे भी रुकता है। तो जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। पहला स्टूडेंट पढ़ते हैं, प्लांट सेल्स हैव सेलुलोज सेल वॉल वाइल्स्ट एनिमल सेल्स डू नॉट। तो ये स्टेटमेंट तो सही लग रहा है ना। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं है, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल है, वो भी सेलुलोज की बनी, मैंने पीछे पढ़ाया भी था आपको। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, प्लांट सेल्स डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको क्या नोटिस करना है, डू नॉट हैव, ऐसा तो नहीं होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत। सेल वॉल सिर्फ प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता है, मगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होता है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत। जैसे दूसरा स्टेटमेंट गलत हुआ, पहला ऑप्शन गया, दूसरा ऑप्शन गया और ये डी वाला ऑप्शन गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कौन कौन से ऑप्शंस गए। ये ए ऑप्शन गया, बी गया और डी गया। तो राइट आंसर क्या हो गया, सी। सी वाला स्टेप, तीसरा स्टेटमेंट भी देख ही लेते हैं। नेचुरल प्लांट सेल्स हैज़ वन लार्ज वैक्यूल वाइल्स एनिमल सेल्स हैज मेनी स्मॉल वैक्यूल्स। मैंने आपको ये भी बताया पीछे कि जो वैक्यूल होते हैं वहाँ पे प्लांट सेल में एक बड़ा वैक्यूल होगा, एनिमल सेल में छोटे छोटे ढेर सारे होंगे या तो नहीं होंगे। तो स्मॉल वैक्यूल्स हैं यहाँ पे। तो तीसरा स्टेटमेंट सही। तो राइट आंसर क्या होगा, 1 and 3 ओनली। यहाँ पे आपको क्वेश्चन बताना है कि अगर ये एक वैक्यूल है तो इसके इस मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है। आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीपीसीएस प्री का 1991 में पूछा था। ठीक है, इसने पूछा था हाउ डज द प्लांट सेल डिफर फ्रॉम द एनिमल सेल। आप उम्मीद है आप बता लेंगे, तो देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, नहीं होगा आंसर। प्रोटोप्लाज्म सभी सेल्स में होता है, ये भी आंसर नहीं होगा। सेल न्यूक्लियस सब में होता है। राइट आंसर इज सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। तो डिफरेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लांट सेल और एनिमल सेल में द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, या आप बोल सकते हैं प्रेजेंस ऑफ सेलुलोजिक सेल वॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज नॉट फाउंड इन द एनिमल सेल। ये क्वेश्चन उसी का है, बस लैंग्वेज चेंज किया। सेल में, एनिमल सेल में न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मगर सेल वॉल वो भी सेलुलोज की, नॉट पॉसिबल। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे पीसीएस प्री में। देखने आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको अभी मैंने जितना कॉन्सेप्ट बताया उतना सब आप ढंग से पढ़िए, रिवाइज करिए। अगर आपको नोट्स की ज़रूरत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द एनिमल सेल इज कॉल्ड पावर हाउस। ये तो कोई भी बता देगा, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। अब आसान लग रहा है, पीछे पढ़ा है हमने वो सभी चीज़ें। यही क्वेश्चन बीपीएससी में 64 बीपीएससी पूछा था 2018 में। वहाँ पे क्या राइट आंसर, सेम क्वेश्चन है, द पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देख, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बिल्ट अप ऑफ। ये क्वेश्चन किसका है, यूपीपीसीएस मेंस का है 2008 के। 2008 के मेंस में क्वेश्चन पूछा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है। आप याद करिए वहाँ पे हमें क्या पढ़ा था, फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर थी और कुछ वहाँ पे प्रोटीन्स एम्बेडेड थे। याद है, हमने ये पढ़ा था। पीछे स्लाइड में आप जाके देखिएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वीडियो पीछे करके। तो लिपिड था, हाँ था, प्रोटीन था बट कार्बोहाइड्रेट नॉट श्योर। तो क्या था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। फिर देखिए अब हम क्या क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का इस पूरे क्लास का, इसके साथ ही हमारा सेल चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स प्ले द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। याद करो, हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। ER में पहला था RER, दूसरा था SER। RER में क्या मौजूद था, राइबोसोम्स। याद है, SER में क्या मौजूद था, राइबोसोम नहीं था। ठीक है, तो RER ही तो प्रोटीन बना रहा था। क्या बना रहा था, प्रोटीन। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको हैं, अब ध्यान देना। RER में ऐसा क्या था कि RER प्रोटीन बना रहा था। तो RER में हमने आपको क्या बताया था पढ़ाते समय अभी कॉन्सेप्ट में, कि राइबोसोम्स होते हैं जिनकी वजह से ये ऐसे देखने में आते हैं रफ। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम इज द राइट आंसर। मतलब ये दो सेल ऑर्गेनल वो होते हैं जो कि किसी भी सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, वीडियो आपको यहाँ तक अच्छा लगा तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।